नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो जब जब नरेंद्र मोदी को डर लगता है, वो मुश्किलों में फंसते हैं, वो घबराते हैं, उनके माथे पर पसीना आता है, या उनको लगता है कि जो कुछ विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, अब उसको किसी भी तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता है, तो वो झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो हेडलाइंस मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं, तो वो इवेंट का सहारा लेते हैं, ताकि जो अटेंशन विपक्ष को मिल रही है या जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जिन पर सरकार को घेरा जा रहा है, उनसे अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके। और यही फिलहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी घबरे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें हार सामने नजर आ रही है। तमाम ओपिनियन, गोदी मीडिया तक के ओपिनियन पोल्स ये कि भारतीय जनता पलट ली है। और अब इस सब के बीच आप ये देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कल 2 अक्टूबर के दिन बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर जो सर्वे कराया गया था, उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। और उसके बाद से ही सियासत इस पर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर तो लोगों को बांटा जा सकता है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। एक बार नहीं, 2 बार, सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्यों में भी। और लगातार यही हथकंडे अपनाकर लोगों को बांटकर समाज में खाई बनाकर वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराकर लोगों को उनका हक सही मायनों में जितनी उनकी आबादी है वो दिलाने की अगर बात की जाए तो जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। शायद नरेंद्र गए कि 2014 और 2019 में खुद को ओबीसी बताकर, और उनकी पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, उनके चेहरे को ओबीसी बताकर किस तरह से वोट लिए थे। और सबसे ज्यादा ओबीसी ने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। और अब वही भारतीय जनता पार्टी, अब वही नरेंद्र मोदी, जब जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, जब जातिगत जनगणना की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात की जा रही है, जब आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं, तो देखिए आप किस तरह की बौखलाहट सामने आ रही है। और मैं अब आपको नरेंद्र मोदी की एक बाइट भी आपको सुनाऊंगी, जहां पर 9 दिसंबर 2006 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कुछ उससे गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। और ये हास्यास्पद है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हितैषी बनकर उनकी हक की बात करके भी एक तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो अपनी रैलियों से कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और मैं टीम से कहूंगी कि नरेंद्र मोदी की वो जो बाइट है, जहां पर वो मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना को लेकर और जाति के नाम पर बांटने की जो बात कर रहे हैं, जहां पर वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वो एक बात दर्शकों को सुनाए। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी तो आपने सुना नरेंद्र मोदी को कि किस तरह से मिसकोट जो है वो किया गया है मनमोहन सिंह को। लगातार ये पहली बार नहीं है। अभी चुनावी मंच से 9 दिसंबर 2006 में
जो ने कहा था उसको आज कोट किया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह के इस कोट करती हुई आई है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ना सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर जब जब इलेक्शन करीब आते हैं तब तब आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक धुरण में उन्होंने दो बातें, एक बात उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र करते हुए ये कहा कि लोग कपड़े सिलवाने के लिए जो है वो गर्दन काट दी जाती है। इस तरह की बातें मंच से प्रधानमंत्री मौजूद थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि लोगों को ये लग रहा है कि जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं राजस्थान सरकार की तरफ से, अगर सरकार बदली तो उसको हम रोक देंगे। कहा कि मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उसको हम बेहतर करेंगे और वो जो योजनाएं हैं नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से आप ये देखें कि खुद प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। और ये भी एक अनूठा एक नया तरीका है प्रधानमंत्री का वोट मांगने का। वोट चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी तरह से हो, चाहे जाति के नाम पर लोगों को भ्रम फैलाकर, या फिर समुदाय के नाम पर, सांप्रदायिक बंटवारे के नाम पर, या फिर इस तरीके से जिस तरह से मैं अभी आपको बता रही थी। खैर, अभी फिलहाल इन तमाम भाषणों को, प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को, जातिगत गणना को लेकर, इस सब पर क्या कुछ आगे देखा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, इसके साथ ही बिलाल सब्जवारी जी हैं मेरे साथ, और हेमंत अत्री जी। तीनों मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में हेमंत जी आपसे अगर करना चाहूं, प्रधानमंत्री के इन बयानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले बात, जो मनमोहन सिंह को जो मिसकोट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान होना चाहिए। दावा और हक जो है इसमें फर्क है। ये हक कहा जा पहला हक है, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस वक्त ये कहा था उनका दावा होना चाहिए। और जब वो बात SC, ST, OBC सबकी बात कर रहे थे, और उसी सांस में उन्होंने माइनॉरिटीज की भी बात की थी। मनमोहन सिंह को जिस तरीके से मिसकोट किया गया आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने का सबब क्या था उस समय? वो लाइव हमने भी सुना था उस समय पे। उन्होंने कहा था कि पहला अधिकार कमजोर का है, और उसमें अल्पसंख्यक ऑब्वियसली सबसे कमजोर वर्ग है, तो उन्होंने उसका रेफरेंस दिया था। आज प्रधानमंत्री जी गरीबों के ठेकेदारी की बात करने लग गए कि मैं तो गरीबों का ये हूं। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। जो 10 साल तक यूपीए की सरकार थी उसमें 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए थे, और जो पिछले 9 साल है इसमें 13 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये तो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए कर रहे हैं। एक आपने बात कही कि प्रधानमंत्री जी झूठ पर उतर आए हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी झूठ से उतरे ही नहीं कभी। उनकी पूरी की पूरी सियासत ही झूठ की है। उनके किसी एक भाषण को आप मुझे इसमें दिखा दिए जिसमें वो झूठ ना बोला उन्होंने, आज तक का रिकॉर्ड। वो तो अमेरिका था जहां ट्रंप की रोज की झूठों का एक मीटर बना रखा था। हमारे यहाँ तो अगर हो तो वो मीटर भी ठप हो जाएगा। हमारे यहाँ तो स्थिति है। अनफॉर्चुनेट बात क्या है, आज भी प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक फिर मुसलमान का नाम लिया कि मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक अकेले मुसलमान नहीं है। तो वो अपने फेवरेट जो पिच है उनकी, वो उस पर आ चुके हैं। जो कल असम के मुख्यमंत्री ने कहा, उस सेंटेंस के बाद उनको मुख्यमंत्री बने रहने का एक पल का भी अधिकार है। जिस टेलर की बात प्रधानमंत्री ने कल की राजस्थान के अंदर, क्या वो भूल गए कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? क्या किसी देश का राष्ट्र प्रमुख इस तरह की छोटेपन पे आ सकता है क्या? ये इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है बुशरा जी। और जो आपने कहा ना नैरेटिव चेंज, नैरेटिव की बात केवल इतनी है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन देखिए, बौद्धिक दिवालियापन, रणनीतिक दिवालियापन। मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहां सरकार आपकी है, वहां पर आप 18 साल और 8 महीने से सत्ता में। आज तक प्रधानमंत्री ने इतने कार्यक्रम किए हैं, 6 तो अभी रिसेंटली किए हैं। किसी एक में शिवराज सिंह चौहान की किसी एक योजना का नाम लिया उन्होंने आज तक? आप किस बात पे वोट मांगते हैं? अपनी अचीवमेंट्स पे ना।
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 8.5 करोड़ लोगों में से केवल 1.5 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हैं, बाकी या तो मुफ्त अनाज पर है या सरकार की सब्सिडीज पे है। ये उनकी उपलब्धि है। तो उसकी बजाय वो क्या करेंगे, वो टेलर्स का ही नाम लेंगे या और तरह की मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यक का ही उसका नाम करेंगे। राजस्थान में जब जाते, जैसे आपने दिखाया, राजस्थान के अंदर एक टेलर का नाम लेते हैं। मणिपुर भी भूल गए, जो रोज घटनाएं, कल आपको पता है महाराष्ट्र में कल क्या हुआ है दवाइयों के उसमें, वहां तो ट्रिपल इंजन सरकार है, जी। वहां डबल की नहीं ट्रिपल इंजन है, वहां तो अब अजीत पवार भी आ चुके हैं। उसके बावजूद जितना दुर्भाग्यपूर्ण दवाइयों के अभाव में, ये किसी विकसित देश के अंदर, विकासशील देश के अंदर आप कभी सुनते हैं क्या इतने बड़े पैमाने पर मौत? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द कुछ दिखाओ, सुना हो आपने कहीं? देश के स्वास्थ्य मंत्री से कुछ सुना हो? ट्रिपल इंजन को लीड करते हैं वो। उसके अलावा आप देखिए जहां जहां जा रहे हैं, मणिपुर में आज तक नहीं गए वो। ये उनका देश के प्रति जवाबदेही। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? सवाल यह है, राजस्थान में जाके कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको हम जारी रखेंगे। ये क्यों करना पड़ा उनको? वो क्या कहते हैं? पहली बात तो लीडरशिप का, उन्होंने जो भी सेकंड लाइन लीडरशिप थी पार्टी की तबाह कर दी, कोई नहीं बचा। वसुंधरा राजे जैसी लीडर के होते हुए ना तो उनका कहीं जिक्र करते, ना शिवराज चौहान। अगर शिवराज ये दोनों कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप कहिए ना कि वो कैपेबल नहीं है। क्या कहते हैं कि कमल के निशान को वोट दीजिए, अब अपना नाम भी लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास फीडबैक आ चुका है कि तीनों चारों राज्यों के अंदर इनकी बहुत बुरी गत होने वाली। आपको याद होगा 1 महीने पहले हम राजस्थान पे चर्चा कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म पे, और मैंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी को एडवांटेज है, और वो एडवांटेज पिछले 1 महीने में इतने बुरे तरीके से गवाया है बीजेपी ने। जो ये वसुंधरा बनाम ये जो मोदी जी के जो चेले हैं, उस सारे खेल में बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है। ना तो उनके पास मुद्दे हैं, ना लीडरशिप है, ना कोई नैरेटिव। तो इस पूरे हालात के लिए बुशरा जी जिम्मेदार कौन है? और जब आपके पास कोई भी चीज काबू नहीं आती, आप क्या कह रहे थे कि देश को जातिगत आधार पर बांट रहे हैं। आप किस आधार पर बांटते आए हैं 2002 से लेकर आज तक? आप धर्म के आधार पर बांटते आए हैं। आपका बंटवारा गलत है, आपका बंटवारा ठीक है, उनका गलत है। सवाल केवल इतना है कि मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते कि मुद्दों का कंसेप्ट नहीं है, डिवीजन का कंसेप्ट है। वोट हथियाने का है, लोगों को देने का नहीं है, लोगों को बहलाने का और फुसलाने का है, और समझबाग का है। आपने आज तक गरीबों के लिए किया क्या है मोदी जी? जरा वो क्रेडेंशियल्स तो बता दीजिए अपने। 13 करोड़ लोग गरीबी में चले गए दोबारा से, और आप गरीब की बात किस मुंह से कर रहे हैं? तो सवाल बुशरा जी केवल इतना है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कंप्लीटली नैरेटिव खो चुके हैं। आज जो जर्नलिस्टों के ऊपर जो आज इस तरीके की कार्रवाई हुई है दिल्ली में, आप क्या सोचते हो कि बिना उसके हैं वो? उसके पीछे एक सॉलिड नैरेटिव है, और वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार से सवाल पूछता है, उन्होंने बख्शा किसको है? बीबीसी तक जैसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, उसको भी नहीं बख्शा, वहां भी रेड्स हुई। और आज तक आपको, मुझे किसी ने ये बताया देश को कि उसमें निकला क्या था उन रेड्स के अंदर? आज जो जर्नलिस्ट साथी उठाए हैं, मुझे आप एक बात बताइए, मैं कहीं काम करता हूं और मुझे उसकी एवज में वेतन मिलता है, वो सेठ वेतन कहां से लेके आता है? इसके लिए मैं दोषी हूं क्या? अगर है तो, या मुझे कोई उसका कोई भी कंपनसेशन मिलता है किसी भी तरीके का, उसके लिए मैं दोषी कहां? जी। तो इन जर्नलिस्टों को जो इंटिमिडेशन आज किया जा रहा है, ये वर्ल्ड ओवर इतिहास में शर्मनाक है। आज की तारीख में आपको पता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहां खड़े हैं? 161वें नंबर पे हैं। यू आर एट द बॉटम लास्ट 20। कैन यू बिलीव इट? जी। और आप क्या कहते हैं? वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डेमोक्रेसी। और जिस तरीके की कार्रवाई आज सुबह सुबह हुई है, उर्मिलेश जी जैसे बुजुर्ग पत्रकार साथी हमारे, जिनके क्रेडेंशियल्स पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कभी, और जितने भी जर्नलिस्ट साथी हैं, उनका केवल एक कॉमन कसूर है कि वो इस सरकार से सवाल पूछते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं। वो उनकी कीर्तन मंडली और भजन मंडली का हिस्सा नहीं है। और आज एक और गजब की शर्मनाक बात देखिए आप, जितने भी कीर्तन मंडली है सरकार की, आज उनके ट्वीट्स देखिए आप, सिर्फ शर्म से झुक जाता है कि वो अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं। सरकार की कीर्तन करना सुबह से रात तक, वो उसको अगर पत्रकारिता मान बैठे हैं, तो इस देश को तो भगवान ही बचाएगा फिर। तो बिल्कुल, और यही स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। और जी जी, केवल कहने का सबब इतना है कि मोदी जी अपने खोए हुए नैरेटिव को किसी भी रूप में कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, आज जो जर्नलिस्ट साथियों के साथ हुआ है, ये केवल एक शुरुआत बन है। अभी तो आप एक बार ये 4 राज्यों के चुनाव आने दीजिए, दिसंबर में देखिएगा आप क्या होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और देश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि आप जो इतनी अर्जित हमारी आजादी थी, उसको आप कितनी आसानी से गंवाते जा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए सोचने की बात है।
बिल्कुल। प्रशांत जी, क्या आपको लग रहा है ये सब हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश है? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, तब भी कुछ ना कुछ इस तरह से किया जाता है कि हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाती है, अटेंशन डाइवर्ट हो। अब कांग्रेस का, तमाम विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो पत्रकारों के ऊपर जो सब कुछ हुआ है, जिन 30 पत्रकारों के घरों पर रेड हुई है, उनके जो लैपटॉप्स हैं और सब कुछ जब्त हुए हैं, वो ये इसलिए किया गया है ताकि जो जातिगत जनगणना को लेकर लगातार जो लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, जो मोदी सरकार को घेरा जा रहा था, और एक एक तरह से एक पूरे देश में एक एक फिजा जो है वो बन रही थी, उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, इसलिए भी ये किया गया है। क्या आपको लगता है वाकई में ये है, या फिर ये पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है? क्या, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी कवायद को? बुशरा जी, जब हम आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले दिल्ली में जलजला आया था, भूकंप आया था, इमारतें हिल गई थी, बहुत सी कुर्सियां भी हिल गई होंगी। और इस भूकंप का केंद्र बिहार की जातिवार जनगणना है, और उसी भूकंप का नतीजा है कि जो हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर दिल्ली पुलिस की छापे पड़ी है और उनसे पूछताछ हो रही है। ये वो पत्रकार हैं जो निष्पक्ष तौर से बेखौफ अपना काम करते हैं, और आज अगर इनसे पूछताछ नहीं हो रही होती तो ये बिहार की जातिवार जनगणना पे ही कुछ लिख रहे होते या वीडियो बना रहे होते। तो आपका कहना सही है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है और ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन ये होगा नहीं। बावजूद इसके कि हम उन पत्रकारों के साथ खड़े हैं, इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना की तो बात तो होगी बुशरा जी। और ये जो हुआ है बिहार में, ये मैं कहूँगा कि मंडल 3 है, और ये जो कमंडल के अंदर घुस गया था उसको बाहर निकालने के लिए सहायक होगा। और मंडल 1 हुआ जिसने कि देश में नौकरियों पे आरक्षण दिया पिछड़े समाज को। मंडल 2 अर्जुन सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मंडल कमीशन को लागू किया। और अब ये जातिवार जनगणना एकदम शीशे की तरह पारदर्शी कर दिया कि किसकी कितनी संख्या है और किसका कितनी भागीदारी है, ये भी मालूम पड़ गया। राहुल गांधी भी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर में, और वहाँ उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात को बताया था कि 90 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों में 3 केवल ओबीसी के हैं। भारत का संविधान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात करता है। कहाँ हुआ ये? जातिवार जनगणना तो बता रही है ना कि कौन भारी है, सत्ता में कौन काबिज है, रिसोर्सेज पे, संसाधनों पे किसका कब्जा है। तो ये इससे घबराहट है। और ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी, अभी तक मंडल की राजनीति में कौन आता था? क्षेत्रीय पार्टियां आती थी, समाजवादी पार्टी है या जेडीयू है या आरजेडी है या दूसरी पार्टियां। पहली बार कांग्रेस ने इस राजनीति को अपनाया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए मोदी जी घबराए हुए हैं और झूठ पर आमादा हैं। और वो झूठ पे आमादा कब नहीं थे? मैं हेमंत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि झूठ पे आमादा कब नहीं थे वो। ये बिहार की जातिवार जनगणना देश की राजनीति की तस्वीर बदल देगी, और कोई 5-6 साल में नहीं लगेंगे इसको, ये 5-6 महीने में होने जा रहा है। इसकी पहली धमक आपको विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल जाएगी, और दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। कर्नाटक कर चुका है, सिद्धरामैया के पहले टेन्योर में ये हो चुका है सर्वे, जिसमें जो डेटा लीक हुआ, मीडिया में आया, उसमें वोकालिग और लिंगायत की संख्या कम हुई है। तो अब ये तय हो जाएगा कि किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की 50% की जो मियाद है, बाउंड्री है, वो तो ईडब्ल्यूएस कोटा में ही खत्म हो गई थी। अब इस पे नए सिरे से विचार हम्म। होगा, तो नए लीडरशिप पैदा होगी, टिकट बांटने में सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो और आखिरी बात मैं कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये अब कांग्रेस और विपक्ष की मोनोपोली है। नरेंद्र मोदी जी इसमें घुसेंगे, हम्म। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो कॉरपोरेट, वो मीडिया, वो आरएसएस जो मनुवादी है, एकदम चादर खींच लेगा इनसे। इसलिए देखिए कि उनके बयानों में आपको कितना हेर फेर दिखाई दे रहा है। गरीब की बात याद आ गई। 5 8 9 साल से अब अडानी को दुनिया का नंबर 2 तक पहुंचा दिया, अब आपको गरीब याद आ रहा है। तो ये जो जातिवार जनगणना है, ये सोशल इंजीनियरिंग का गुब्बारे की हवा निकाल देगी। मोदी साहब चाहते हुए भी इसमें घुस नहीं सकते। अब बाहर से रहकर इस तरीके की बातें करेंगे और ये देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी। बुशरा जी। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, यही वजह है कि एक तरह का एक कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है स्टेट और जो नेशनल पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें। क्योंकि अगर हम बात करें सुशील मोदी की, सुशील मोदी ने कहा कि इसका क्रेडिट आरजेडी और जेडीयू ना लें, जब हम थे सरकार में तो हमारे ज़माने में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ये कह रहे हैं सुशील मोदी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जाति के नाम पर कांग्रेस जो है वो बांटने की कोशिश कर रही है, और वो वहां पर मुसलमान और हिंदू की बात जो है वो लेकर आ रहे हैं। पूरा जो दरबारी मीडिया है उसको भी एक टारगेट दे दिया गया है। वो टारगेट ये है कि इसको किस तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाए, कि ये हिंदू आबादी है और ये मुसलमानों की आबादी है। उसको आप जातियों के आधार पर, ओबीसी, एससी, एसटीज के आधार पर आप ना देखें, ये टारगेट दे दिया गया है और ये बताने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि जो वार किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वो ऐसी जगह पर किया गया है जहां सबसे ज्यादा चोट हुई है नरेंद्र मोदी को। यही वजह है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो करें क्या। बिलाल साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे राहुल गांधी, और वहां पर उन्होंने रेल यात्रा की थी। जैसे वो हमेशा सरप्राइज करते हैं लोगों को, वैसे उन्होंने सरप्राइज किया और उन्होंने रेल यात्रा की, और उस रेल यात्रा में उन्होंने लोगों से वहां पर बात की। और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर वो एक लड़की वहां पर बैठी हुई है, उससे वो बात कर रहे हैं, उससे वो मजहबी नफरत जो है उसकी बात कर रहे हैं, और जाति के आधार पर जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी बात। टाइम लगेगा शायद, टीम बोल रही है, मैं आपको सुनाऊंगी वो बाइट। उससे पहले मैं बिलाल साहब के पास चले आती हूँ। बिलाल साहब, इस पूरी सियासत को फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए बुशरा साहिबा, आपने बात शुरू की थी प्रधानमंत्री के उस बयान से जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और ख़ास तौर से मुसलमानों का है। देखिए, हमें फैक्चुअल पोजीशन को समझना चाहिए। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो बयान दिया था वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया था, ये जनता के सामने आना जरूरी। दरअसल ये जो बयान था ये सच्चर कमेटी के परिप्रेक्ष्य में आया था, जब सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन देश के सामने कांग्रेस सरकार ने खास तौर से रखी थी। और उस सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन का नटशेल ये था कि माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड, सोशो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, हर एतबार से माइनॉरिटी पूरी तरह बैकवर्ड है। तो जब माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन होती है तो उसके अंदर धर्म की कंडीशन जो शर्त होती है वो स्वतः ही गिर जाती है। दूसरी बात, इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुसलमानों का नाम आज ले रहे हैं, उस समय नेता सदन सुषमा स्वराज ने भी 2014 के अंदर इस मुद्दे को अल्पसंख्यकों को से जोड़कर पूरे देश को भ्रमित किया था। एक है फैक्चुअल पोजीशन।
अब रहा अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन का सवाल। तब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है माइनॉरिटी एज अ होल इज बैकवर्ड। तो इसी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस वेंकट चलैया का कोट अनकोट है कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए संविधान में लचीलापन मौजूद है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, कोट अनकोट। अब आते हैं अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात। यकीनन अल्पसंख्यक बरादरी जो ओबीसी बरादरी है उनको 27% ओबीसी के अंदर कोटा प्राप्त है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है, इसलिए वो उस कोटे का लाभ नहीं उठा पाते हैं, 27% कोटे का। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये आरोप लगाती आई है कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो फिर आप जाति के नाम पर दे दो, मुसलमानों का कोटा विद इन 27% आप डिसाइड कर दो। एक सवाल जी। दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार मैसेजिंग कर रहे हैं वो इस राजनीति के अंदर एक सांप्रदायिकता का ट्विस्ट देना चाहते हैं, एक सांप्रदायिक इंप्रेशन से बात करना चाहते हैं। जो आज 27% आरक्षण की बात है वो समय समय पर आरक्षण के संबंध में हमारे देश के अंदर बहुत बुद्धिजीवी, पत्रकार और देश के जो चिंतक वो समय समय पर उठाते आए हैं, लेकिन हमें ये ओवरऑल सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर जो पिछड़े थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, ओबीसी थे, दलित थे, वंचित थे, आदिवासी थे, ये पिछले 5000 सालों से इनका शोषण किया जा रहा था। और जब देश आजाद हुआ और हमें संविधान प्राप्त हुआ, वेलफेयर स्टेट के माध्यम से हमें सबका अपलिफ्टमेंट करना था, तभी हम लोग इनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार नहीं ला पाए। तो प्रशांत साहब ने तो कहा था कि 27% आरक्षण ये जलजला है। मैं इसे पिछले 5000 सालों से जो एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी जो दबे कुचले थे, जिन पर दबाव था, मैं कह रहा हूं ये ज्वालामुखी है जो फूट के बाहर आ गया। और इस जातीय जनगणना ने जो पॉलिटिकल परसेप्शन हिंदुत्ववादी राजनीति का जो सांप्रदायिक राजनीति का नैरेटिव था उसको काउंटर कर दिया है। वही जो देश के मनुवादी व्यवस्था थी, मनुवादी मानसिकता थी, जिन्होंने पूरे धर्म को, हिंदू धर्म को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया था, इस तरह से डिफाइन किया था और जातियों का हिंदुआइजेशन करके देश के अंदर सनातनी व्यवस्था की बात की थी। आज इस जातीय जनगणना ने पूरे देश के अंदर एक वर्टिकल डिवीजन कर दिया है, सनातनी, अल्पसंख्यक हिंदू बनाम गैर सनातनी बहुसंख्यक हिंदुओं में वर्टिकल डिवीजन कर दिया है। और ये वर्टिकल डिवीजन सोशो इकोनॉमी एंड एजुकेशन लेवल पर हॉरिजॉन्टल हुआ है। कल को जातीय जनगणना से जो डिलिमिटेशन फैक्टर जोड़ा हुआ है, जो डिलिमिटेशन फैक्टर इसके साथ ऐड होगा तो देश के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं जातीय अनुपात के अंदर वो दी जाएंगी, जिसके अंदर राजनीति के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी की भागीदारी बढ़ जाएगी, उनका पार्लियामेंट के अंदर विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। और देश की राजनीति हिंदू नैरेटिव से और या कहिए सनातनी व्यवस्था नैरेटिव से हटकर सोशो इकोनॉमी एजुकेशनली बैकवर्ड जो है बहुसंख्यक समाज वाले उनके पास चली जाएगी। यही लोहिया का तस्वुर था, यही लोहिया की नीति थी और यही लोहिया का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये वो सारी नैरेटिव्स हैं जिसका प्रभाव आने वाले समय में देश की राजनीति पे नजर आने वाला है। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी तो खुलेआम जाति के नाम पर वोट मांगते हैं देश से और कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को जाति के आधार पर बांट रही है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर ये नैरेटिव इसलिए नहीं चिपक सकता, एक अर्जुन सिंह जी के रहते हुए और कांग्रेस ने हायर एजुकेशन के अंदर ओबीसी को 27% एजुकेशन दिया, रिजर्वेशन दिया था। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर महिला आरक्षण की बात की थी और कांग्रेस ने इस देश के अंदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मनरेगा जैसी स्कीम्स लाके खड़ी। ये सारा उद्देश्य यही था कि समाज का निचला जो तबका है उसका अपलिफ्टमेंट जब करेंगे तो देश के अंदर जो बड़ा वर्ग है जब वो संपन्न होगा, जब वो शिक्षित होगा, वो अर्थव्यवस्था से मजबूत होगा, तो छोटा हिस्सा ऑटोमेटिकली उसके साथ
ड्राइव करेगा। ये एक तस्वुर था कांग्रेस पार्टी की नीति का कि सबको जी, साथ लेके चलने की बात थी। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल। खासतौर से इंडिया गठबंधन में इसको प्लैंक पे ले लिया है। वो इस मुद्दे को ले उड़े हैं और हुँ। भारतीय जनता पार्टी के ये कहिए हाथ से तोते उड़ गए। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है और उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट वो आखिर क्या लेकर आएँ और यही वजह है कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी बयानों में विरोधाभास जो है वो नजर आ रहा है और खासतौर पर उमा भारती की मैं यह बात कर रही हूँ। उमा भारती ने खुलकर अपनी नाराजगी जो है वो जताई थी ओबीसी को लेकर और इस जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं, जो सर्वे के जो आंकड़े हैं, उनके पब्लिक होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने खुलकर इस पर अपनी बात को रखा है। लेकिन जो मैं बात कर रही थी राहुल गांधी को लेकर कि अभी उन्होंने जैसे यात्रा की थी, जब वो छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में थे, किस तरह से उन्होंने बात की, किस सहजता से बात की और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उस लड़की से बात करते हुए इस पूरे इशू पर। देश में जो नफरत की सियासत हो रही है, जो जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कैसे रूटेड है और किस तरह से घरों में है, उसकी देखिए बात की है। मैं सुनवाती हूँ दर्शकों को। देश में जो नफरत फैल रही है इसके बारे में क्या सोचती हैं? नफरत साइड में रख करके अगर सोचा जाए तो एजुकेशन इज मस्ट। तो अभी भी ये चीज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कास्टिज्म चल ही रहा है, तो वो चीज नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेटेड है तो इस चीज को ये भी साथ में समझना चाहिए। बट आप एजुकेटेड है लेकिन ये भी चीज अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर तो ये चीज रॉन्ग है। आप कौन सी कम्युनिटी की हैं? मैं ऐसी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो ये आपको फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सर आता ही है। हिडन हैंड, मतलब छुपा चलता है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके साथ ये थोड़ा सा चलता था। घर में कोई फ्रेंड है, स्कूल में वो फ्रेंड उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, बट अगर वही घर में उसको इनवाइट करती है शेड्यूल कास्ट, घर में इनवाइट कर ली ब्राह्मण को, तो वो खाती नहीं थी घर में। आपने पूछा क्यों? पूछा मैंने पर कोई आंसर नहीं था। वही है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं आप पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही वो बच्चे फॉलो कर रही है, तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई स्केचिंग की, पेंटिंग की? क्योंकि बघेल जी और मैं मतलब इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाए। आइडेंटिटी मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज स्कूल में थी मैं तो मुझे लिटरली 5th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर एक्चुअली आप देख रहे हो मैं हाई फर्स्ट भी छोटी हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए सुनना पड़ा था। क्या सुनना पड़ा? मैं 36 ईयर की हूँ अभी। ओके, तो मुझे मेरे बैचमेट से इवन और भी लोगों से मुझे जो बुली करते हैं, जो इंसल्ट करते हैं, वो सारी चीजें सुनने मिली। मैं पढ़ाई में पीछे हो गई। क्यों पढ़ाई में क्यों? ये जो बुलिंग कर रहे थे प्रेशर से, उसके कारण या कोई और कारण? नहीं, उसी चीज के कारण। बिकॉज डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। मम्मी का अलग डिप्रेशन चालू हो गया कि बट क्या बड़ी बात है अगर आपकी हाइट? सर हमें लगता है ना, लेकिन हमारे कास्ट में आज भी ये चीज चलती है। ये मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। मम्मी का पहला टेंशन की लड़की है, शादी नहीं होगी, ठीक है, तो ये एक पहली पॉइंट थी। तो उसके लिए मम्मी बहुत टेंशन आ गई कि अब शादी कौन करेगा, ये चीज हो गई। तो मैंने चलो लाइटली लिया, लेकिन वो चीज उस एज में मुझ पे बहुत प्रेशराइज हो गई कि आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म था। सब प्लीज एक और तो अभी आपने राहुल गांधी को यहाँ पर सुना और कितने आराम से उन्होंने उस महिला से, उस लड़की से उन्होंने बात की और मजहबी नफरत और जो जातियों के नाम पर जिस तरह से एक बंटवारा है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी बात उन्होंने की है। और इसीलिए लगातार ये कहा जाता है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जिसकी जितनी पॉपुलेशन, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी नहीं होगी, तो एक सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाएगी। और यही बात बार बार कही जा रही है। हेमंत जी, आपने अभी ये वीडियो आपने सुना, किस तरह से देखिए ये पेवस्त है हमारे समाज में और यही वजह है कि जातिगत जनगणना की जरूरत जो है वो कितनी ज्यादा है, ताकि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो, इकोनॉमिकली, सोशली अपलिफ्ट किया जा सके उन लोगों को, उनकी तालीम, उनकी इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उनकी हिस्सेदारी हो। और यही बात तो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है
और यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको सूट करता है कि कैसे वो मजहब के नाम पर लोगों का, समाज का बंटवारा करें, जिसकी सियासत के बिना पर उन्होंने सत्ता काबू की है। यही वजह है कि उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 10 साल तक उनको मियाओं का वोट ही नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक शख्स इस तरह की बात कह जाता है क्योंकि उन्हें पता है यही सब करके उनको वो वोट मिलेगा जिसके सहारे वो सत्ता पर काबिज हैं। बुशरा जी, देखिए, ये एक मानसिकता का सवाल है। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके पूरी विचारधारा को नहीं देखेंगे, तब तक आपको एक बात समझ में नहीं आएगी कि इनकी ट्रेनिंग क्या है। बेसिकली इनकी ट्रेनिंग आज से नहीं, पिछले 99 साल से और आज तक इनकी क्या वो है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिवीजन करना है, और वो भी धर्म के आधार पे करना है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे करना है, और ऐसी तमाम चीजें। बेसिकली इनकी ट्रेनिंग के अंदर ना तो कहीं गवर्नेंस है, ना इनके यहाँ कोई डिलीवरी है, ना कोई पॉलिसी प्रोग्राम है, इनके यहाँ ना कोई विजन होता है। इनके यहाँ विजन ये होता है कि येन केन प्रकरण, समाज को विभक्त करके, डिवाइड करके, और किस तरीके से सत्ता पर हथियाया जाए, सत्ता की ताकत हथियाई जाए अपने वेस्टेड मीन्स के लिए। ये पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां आप ये देख सकती हैं। रही बात जो इस बच्ची के साथ जो राहुल गांधी की है, ये हमारी एक जो मानसिकता है ना, तमाम तरीके, बेसिकली ये मानसिकता शुरुआत होती है गरीबी से, और फिर इसको हम अलग अलग रूप देते हैं, जाति का, धर्म का, पता नहीं उसका, तमाम चीजों। सवाल केवल इतना है कि क्या इस देश के अंदर 75 साल के बाद भी हम शैक्षणिक अपलिफ्टमेंट के बारे में कोई पॉलिसी ला पाए क्या? वो कितनी लागू हो पाई? सामाजिक तौर पर कितना जो संसाधनों का बंटवारा था, वही सारे इश्यूज अब इस जातिगत गणना के माध्यम से सामने आ रहे हैं। और जैसा प्रशांत जी ने कहा कि मंडल 2 और मंडल 3, ये एग्जैक्टली एक वो कदम ऐसा है जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी और उनके थिंक टैंक के पास सूझ नहीं रही है। कारण क्या है कि ये उनके लिए एक माइनफील्ड है। अब वो करे तो करे क्या? तो आज प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल गया, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए उसमें मुसलमान शब्द जोड़ दिए। मनमोहन सिंह जी ने केवल माइनॉरिटी शब्द कहा था कि पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। तो सवाल केवल देखिए दो चीजों का है, इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन। किसी भी समस्या को, किसी भी गरीबी की हो, बदहाली की हो, शिक्षा की हो, समानता की हो, उस समस्या के समाधान के बारे में आप तब कदम बढ़ा सकते हैं जब आप उस समस्या को स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके पॉपुलर जो मैंडेट है, जो उनका जो नैरेटिव है, उसने सारी समस्याओं को तिलांजलि दे दी। कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी, कोई भी सवाल जो इस सरकार को असहज कर सकता हो, वो पॉपुलर नैरेटिव से बाहर कर दिया गया है बहुत कंफर्टेबली। और वही कारण ये है कि आज जब वो सवाल उठने लगे, चाहे वो राहुल गांधी उठा रहे हो, चाहे विपक्ष के नेता उठा रहे हो, चाहे वो पत्रकार साथी उठा रहे हो, सबके सब फायरिंग लाइन में आ चुके हैं। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि ना तो इनके पास कोई दशा है, ना कोई दिशा है, ना कोई अचीवमेंट है, ना कोई पॉलिसी प्रोग्राम है, ना कोई विजन है, और विजन के नाम पे केवल डिवीजन है या टेलीविजन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जाएं तो जाएं कहां? आज उनका जो आप अगर भाषण देखा हो आपने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में उनका भाषण देखा हो, तरस आता है कि 9 साल जो आदमी प्रधानमंत्री रहा हो, वो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम्स पे वोट नहीं मांग रहा है, वो मुसलमानों की बात कर रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है। उनका सिटिंग मुख्यमंत्री 10% जो इस देश के समाज इसका एक हिस्सा है, और ये वो लोग हैं जो 47 में जब देश का बंटवारा हुआ ये जा भी सकते थे, ये हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया। तो ये मैं ये मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत, में गलत हो सकता हूं, कि वो मुझसे ज्यादा हिंदू हैं और मुझसे ज्यादा भारतीय हैं वो लोग। उनकी राष्ट्रीयता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनके राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। और प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी और उनके संगठनों ने राष्ट्रवाद के टेंडर ले लिए हैं कि सर्टिफिकेट भी वही बांटेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र विरोधी है। तो कुल मिला के बुशरा जी, जो सारी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी असहज है, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और जब से ये जो जातिगत जनगणना वाली बात है, खासतौर पे जो आंकड़े आ गए हैं बिहार की, उसके बाद आप बीजेपी करे तो करे क्या, आरएसएस करे तो करे क्या। इसलिए आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी के मुंह से वो शब्द आ गया जिसको वो डायरेक्टली नहीं कहते, कभी कपड़ों के नाम पे कहते हैं, कभी सिंबॉलिकली कहते हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इनकी वोट नहीं चाहिए। और इनके देश का, हमारे देश का विदेश मंत्री यूएन में खड़ा होकर क्या कह रहा है कि मुस्लिम्स के साथ ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, कोई मुझे एक घटना बताइए। तो आपके मुख्यमंत्री ने जो किया है वो क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है? क्या इस घटना से, इस शब्द से
आपने एक पूरी कम्युनिटी को, जो 20 करोड़ आबादी है, उनको आइसोलेट नहीं कर दिया है। और क्या इस स्टेटमेंट के बाद आपको एक पल भी अपने पद पर रहने का अधिकार है क्या? कहाँ है इस देश की संवैधानिक संस्थाएं? वो सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस ली जाती थी, वो कहाँ है? और एक चीज और बता दूं, मैं आपको आगाह कर दूं, ये जो जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। आपको पता होगा, आज चैलेंज हो गया है, पिटीशन दायर हो गई है और कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी दे दी है। तो जिस तरीके से 6 तारीख को राफेल के मामले को गोलमोल किया गया था, जिस तरीके से पेगासस के मामले को गोलमोल किया गया था फर्जी डलवा करके, और तमाम ऐसे मसलों पे जिन पे भारतीय जनता पार्टी फंसती है, उस तरह की पिटीशंस दल के बेसिकली सारे मामले का गल्लूगारा करने का जो कार्यक्रम बीजेपी का रहता है, उस दिशा में इस पे भी बढ़ गए। तो विपक्ष को भी ये आगाह रहना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की ओर में, उनकी आड़ में क्या क्या काम करती है, उस पर भी सजग रहना होगा। विपक्षी दलों को भी, जो देश के जो एडवांस जो लायर्स हैं, हमारे जो पढ़े लिखे जो विद्वान लोग हैं, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि कहीं इस पूरे खेल को सैबोटेज ना कर दे वेस्टेड पॉलिटिकल मीन्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये एक दिशा पकड़ी है देश ने बहुत लंबे समय के बाद, जो ओवरड्यू था, और उसको कहीं ना कहीं सैबोटेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन हर तरफ से, जितने भी बयान आए हैं। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं कि जब ये सर्वे किया गया था तो हम शामिल थे, तो आप शामिल थे तो आप फिर विरोध क्यों करते हो भाई? केंद्र सरकार क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य तो फैसला कर ही नहीं सकते, फिर दोबारा कोरिजेंडम देते नहीं कर सकते, हमसे गलत एफिडेविट फाइल हो गए। तो ये खड़े कहाँ हैं? जिस दिन इनकी सारी बातचीत का कुछ करने की जरूरत नहीं है बुशरा जी, केवल एक लाइन का, जिस दिन ये सारे इश्यूज क्रिस्टल क्लियर ढंग से मीडिया में सच रखे जाने लगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और उनकी चिंता, उनकी डेस्परेशन, उनकी सारी चीजें इसका परिणाम है। दिक्कत केवल क्या है कि मीडिया बायस्ड हो गया है, वो ट्रेजेडी है इस लोकतंत्र की। बाकी कोई चीज ऐसी बात नहीं है, ये एक्सपोज्ड है, लोग समझ गए सारे खेल को। अब केवल लोगों को मौके की तलाश है, और वो मौका बहुत जल्दी 4 राज्यों में आने वाला है, 5 राज्यों में, इनको पता लग जाए। जाहिर सी बात है, मीडिया के जरिए हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाता है, वो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा लोगों तक फैलाया जाता है, उन्हें भ्रमित किया जाता है, और उसके जरिए एक बार नहीं 2 बार सत्ता पर काबिज हुआ जाता है। और जो लोग सत्ता की आंख में डालकर सवाल पूछते हैं या उसको जवाबदेह बनाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है वो आज आप सुबह से देख ही रहे हैं। प्रशांत जी, क्या आपको लग रहा है स्पेशल सेशन बुलाया गया, G20, चंद्रयान, महिला आरक्षण बिल, कोई भी चीजें उस तरह से काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए? और यही वजह है कि वो रैलियों में हर बार, आप सुन रहे होंगे तमाम रैलियों को, कि हर बार एक नई चीज वो लोगों को सुनाकर टेस्ट करते हैं कि इस पर कितनी तालियां बज रही हैं, या उसके बाद अपने लोकल लीडरशिप से पूछें कि भाई इसका असर कितना हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कैसे उन्होंने अपना अभिनंदन वंदन करवाया था महिला आरक्षण बिल के बाद, लेकिन लगा कि कुछ शायद मजेदारी वाली बात आ नहीं रही है, इससे शायद ये वोटों में तब्दील हो नहीं रहा है। तो अब फिर से अपने उसी नैरेटिव पर लौट कर आ गए हैं, और बिधूड़ी जैसे, ए राजा जैसे, माफ कीजिएगा, जो हैदराबाद के जो लीडर हैं उनके जरिए और हेमंत बिस्व शर्मा के जरिए वो तमाम चीजें अब करवाई जा रही हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है इसी के जरिए ही शायद एक बार फिर से लोगों को ठगा जा सके और सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। बुशरा जी, जब सुनामी आती है तो पता नहीं लगता है पहली लहर में, और दूसरी लहर में जो सुनामी आती है वाकई में, तो सुनामी से पेड़ पर चढ़ के नहीं बचा जा सकता, सब उड़ जाता है। ये जातिवार जनगणना का मसला और बिहार का जातिवार सर्वे डेटा अभी कर्नाटक का आना है, झारखंड में मांग शुरू हो गई है, ये पूरे देश में होगा। और मैं तो कम्युनिकेशन पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। जो बात आप कह रही हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट की बात, स्पेशल सेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कभी विमेन रिजर्वेशन बिल, कभी कॉमन सिविल कोड, ये जो गुब्बारे, टेस्ट बलून जिनको मैं कहता हूँ, छोड़े जाते हैं फिर वापस घसीटे जाते हैं, इंडिया बनाम भारत, ये सब कुछ जो है, अगर मैं क्राइसिस कम्युनिकेशन एक विषय है जिसकी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ कभी कभी,
तो उसमें जो मैं बताता हूँ अपने ट्रेनीज को कि क्राइसिस के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, मोदी साहब सब वो काम कर रहे हैं। और ये बात मैं कई बार आपके शो में और राजीव जी के शो में भी कह चुका हूँ कि बीजेपी को क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं आता है। क्राइसिस से निकलने वाली पार्टी बीजेपी है नहीं। ये लहरों पर चल के सत्ता में आते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो नफरत है, समाज में जो तमाम सारे जो आडंबर हैं, उनका उनके उनकी लहरों पर चढ़ कर आते। कभी आपने सुना कि आरएसएस जो है वो दहेज प्रथा का विरोध करे, आरएसएस अंधविश्वास का विरोध करे? कभी नहीं सुना होगा आपने, करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर चल के जाते हैं। अंधविश्वासों का जो है वो पुलिंदा है इनके पास। तो इसलिए बीजेपी को क्राइसिस की जरूरत कभी पड़ी नहीं। तो समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में नफरत करना, अंधविश्वास पे विश्वास करना, इन पे चढ़ कर बीजेपी सत्ता में आ गई है। अब क्राइसिस आई है पहली बार, और इस क्राइसिस से वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि साहब मोदी साहब ने तो मुसलमान हिंदू मुसलमान कर दिया। अभी तमाम सारे विश्लेषक हमारे यहाँ पे नहीं, दूसरे जगहों पे, आज साहब मोदी साहब ने जी। तो ये कर दिया। कुछ नहीं होने वाला। एक किताब है, उसका नाम है दिस चेंजेस एवरीथिंग, नॉमी क्लाइन की। तो उस किताब का मैं हिंदी तर्जुमा कर दूं कि ये सब कुछ बदल डालेगी। ये देश की राजनीति का नया चेहरा हम देखने जा रहे हैं। नए नए तरीके के लीडर देखने जा रहे हैं। और जो संविधान का जिसका प्रियम्बल, कल मैं प्रोग्राम में गया था तो वहाँ मुझे ये मिला, ये प्रियम्बल, ये संविधान का जो प्रियम्बल है ये अब जाके लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस पे मना कर चुका है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे बिल्कुल भी, मेरा तो नहीं उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पे कोई ऐसा करेंगे कि रोक लगा देंगे या उसको विड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप भी करेगा, क्योंकि ये सवाल, ये आईना जिसकी जितनी भागीदारी संख्या भारी, ये कोलिजन पे भी दिखाया जाएगा। देखिए सुनामी है ये, और इस सुनामी से आप ऐसे बच नहीं सकते। तो और बहुत समय तक देखिए, कोई भी बुराई समाज में आती है, कोई भी चीज़ होती है, जिसको कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। ये जो देश में 9 साल से 10 साल से नफरत की राजनीति चल रही है, ये उसका तोड़ सामने अपने आप आ गया। कुदरत करती है। कुदरत का काम ही यही है कि गड्ढों को भरना, टीलों को बराबर करना। तो ये कुदरत ने ही कर दिया कि नीतीश कुमार के जरिए ये चीज़ आ गई, और अब इसी पे राजनीति होगी, इसी पे सब कुछ होगा। और इस पे राहुल गांधी बहुत स्पष्ट है। जातिवार जनगणना का सर्वे आने से पहले मध्य प्रदेश में वो ऐतिहासिक भाषण दे चुके हैं, शाजापुर में, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। तो वो बहुत स्पष्ट तरीके से कांग्रेस की नीति को बता चुके हैं कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय की तरफ जाएगी। और सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी लेकर आई, आरएसएस लेकर आई, सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक न्याय नहीं है, छलावा है, धोखा है। तमाम सारी उन जातियों के साथ, उन समाज के वर्गों के साथ जिनके साथ 3000 साल से जो है वो, जिनका बायकॉट हुआ, जिनको मुख्य धारा में नहीं लाने दिया गया, जिनका उत्पीड़न हुआ, कि एक लड़की राहुल गांधी के बगल में बैठी अपनी दास्तान बता रही थी। यह अधिकांश भारत की दास्तान है। जो लोग ठाकुर के कुआं पे बवाल मचा रहे हैं कविता पे, वाल्मीकि साहब की कविता पे, वो ठाकुर का कुआं पूरे देश में है, और अब जरूरत आ गई कि उन कुओं को बंद किया जाए। और मोदी साहब जितना ज़्यादा इसमें बोलेंगे, उतना वो ठाकुर के कुएं को बचाने के चक्कर में खड़े हुए दिखाई देंगे।
बुशरा जी। जी, ज़ाहिर सी बात है। और उसी ठाकुर के कुएं को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है 1981 में लिखी गई, जो विश्वविद्यालयों पे पढ़ी गई, जो सड़कों पे पढ़ी गई, जो संसद में मनोज झा ने पढ़ी, उसको लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि ये दरअसल उसका चेहरा पूरी तरीके से उजागर करती है जो सामाजिक ना बराबरी है। और यही वजह है कि चोट वहां पर सबसे ज्यादा हुई है। यही वजह है कि उसको इसलिए भी उसको उजागर किया गया और उसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की गई, ताकि जो पूरी बहस है जातिगत जनगणना की, इसको डाइवर्ट किया जा सके। बिलाल साहब, अभी फिलहाल हम ये देख रही थी कि जितने भी दरबारी मीडिया हैं उनको मैं देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इतने प्रतिशत यादव है और इतने प्रतिशत जो है वो मुसलमान हैं, यानी कि मुसलमानों का प्रतिशत जो है अगर आबादी के हिसाब से देखें बिहार में तो वो यादवों से ज्यादा है। और उनका कहना है कि मुसलमानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि अगर उनको सीएम ना सही तो डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो वो लोग जो दिन रात 9.5 साल से हिंदू मुसलमान करते रहे, वो लोग, वो एंकर्स, वो पत्रकार जो सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, उनका नैरेटिव प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाकर उनको समाज मुसलमानों के नाम पर टीआरपी बटोर कर, नफरत फैलाकर अब तक जो सब कुछ करते आए, आज अचानक से वो मुसलमानों के हितैषी बनकर दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को भी ये जो पूरा एक तरह का जाल जो बिछाया जा रहा है, इससे भी खबरदार रहने की जरूरत है और इसको मसलहत के तहत देखने की जरूरत है? क्योंकि मैं देख रही हूँ इसको लेकर भी एक बहस शुरू हो गई है। देखिए बुशरा साहब, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ठाकुर के कुएं वाली कविता की, दरअसल ये उस समय सामंतवादी व्यवस्था पर चोट थी और ये जातीय जनगणना सांप्रदायिक व्यवस्था पर चोट है। दरअसल जो नागपुर की विचारधारा जो पिछले 70 सालों से इस देश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही थी, और उस हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के अंदर उसका ये पहला लॉजिक था, क्योंकि देश के अंदर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और अल्पसंख्यक कम है, इस आधार पर हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र, इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जातीय जनगणना अपने आप में उसके बीच, हिंदू राष्ट्र के बीच में एक खाई की तरह आके खड़ी हो गई, एक पहाड़ की आगे तरह खड़ी हो गई है, जहां गैर सनातनी बिरादरी अब ये कह सकती है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए विदेश या तो अंबेडकर का होगा या ज्योतिबा फूले का होगा या पेरियार का होगा, और वास्तव में ये देश संविधान से चलेगा। ये उस विचारधारा के की तरफ इशारा है कि आज इस जाति जनगणना ने हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना था उसे पूरी तरह धराशायी कर दिया। अब रहा मुसलमानों वाली आपने बात जो सवाल किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को आज जिस जाल में फंसाना चाहती है, वो उस पर तो कोई विश्वास करने वाला है नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन एक जिस तरह से मछली को एक कांटा डालकर फंसाया जाता है, उसके अंदर दाना फंसाया डाला जाता है कांटे के अंदर, तो ये जो दाना है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी का, या ये कहिए कि ऐसी इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बना रखी हैं जहां पर इन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने अंदर एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है उसके अंदर एक जगह दी है, और उनका उससे कोई लेना देना, उसके माध्यम से ये अल्पसंख्यक बिरादरी को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी जिसके माध्यम से वो अल्पसंख्यकों के बीच घुसने की कोशिश करते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आज अपने समाज के अंदर खड़े होकर ये बताए कि हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ कपट किया गया, और पसमंदा समाज की जो भारतीय जनता पार्टी बात की थी, उस पसमंदा समाज को सबसे ज्यादा चोट इस देश के नूह और मेवात के दंगों ने पहुंचाई है, दिल्ली के दंगों ने पहुंचाई है, मलियाना के दंगों ने पहुंचाई है, और हाशिमपुरा के दंगों ने पहुंचाई है, उत्तराखंड के दंगों ने पहुंचाई है। उसी पसमंदा समाज की दुकानें लूटी गई हैं, उसी पसमंदा समाज पर अत्याचार हुआ। तो सांप्रदायिकता और पसमंदा समाज एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जो सांप्रदायिक नीति पे चल सकते हैं वो कभी भी पसमंदा हितैषी नहीं हो सकते, और ना ही वो अल्पसंख्यकों के हितैषी हो सकते।
तो ये जिम्मेदारी आज उन सभी अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के लोगों की है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें या फिर इसके लिए माफी मांगे कि आपके चलते हुए हम इस मायाजाल में फंसे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अब ये देखना होगा कि आगे इस पर और किस तरह की सियासत होती हुई नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल अब साफ है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसीज की बात की है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात की है, ये अब पूरी तरीके से तय है कि आने वाले न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में अब किस तरह से किन मुद्दों पर राजनीति होगी, किस पर सरकार को घेरा जाएगा, ये पूरी तरीके से साफ है। जिस तरह से पैनलिस्ट हमारे लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक तरह की सुनामी है और ये 2024 में ये पूरी राजनीति जो है इसको पूरी तरीके से बदलने वाली है, ये साफ जाहिर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप डीबी लाइव को देखते रहिए, उनके वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।